A very good morning to all of you. All of you are getting the voice. Yes, सबको आवाज आ रही है. Very good. First we will take your attendance. Then we will start the class. Kirmi, Angel, Present, sir. Anirudh, Dhruv, Present. Priyanka, Pooja, Present, sir. Bhumika, Present, sir. Mitesh, Present, sir. Sahil, Present, sir. Steffi, Present, sir. Om Patel, Present, sir. Keshvi, Present, sir. Krupal, Present, sir. Darsnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Present. Vansh, Present, sir. Mayur, खुशबू, निराली, Present, sir. लीजा, तनुश्री. Present, sir. तनुश्री बेटा इतने टाइम बाद आ रहे हो क्लास में, क्या बात है? दीप, Present. तन्वी, Present, sir. शिवानी, कैनिल, संजो, Present, sir. अदिति, Present, sir. अदिति का भी यही हाल है. कोई अटेंडेंस नहीं अभी तक, सब ब्लैंक पड़ा हुआ, एक भी क्लास नहीं अटेंड करी. झील,
अब्बन, Present. दिशा, SVV स्टूडेंट्स, आदित्य, Present, sir. वर्षिल, खुशी पटेल, Present, sir. यश, Present, sir. नील, Present, sir. भावना, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. ब्रज, चंदन, Present, sir. मृत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश, Present, sir. Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, Present, sir. Varshil, present. लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित। वर्षिल इज प्रेजेंट ना? Yes, sir. वर्षिल कहाँ गया? ओके चलो, और कोई एसपीवी में आया अभी तो बताओ, जिसका नेम नहीं आया हो। चलो, और पीपी सवानी, खुशबू, दर्शनिका, खुशबू एंड दर्शनिका। एसपीवी में कोई आया अभी नया? जल्दी से बोलो बेटा। सर संजना। संजना, और कोई? ललित आ गया? हैं? सर ललित का। हाँ। ललित का भी पी लगा दो। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सब हो गए हम, है ना? पीपी सवानी में कौन रह गया जल्दी बताओ। हाँ भाई, पीपी सवानी, दर्शनिका, खुशबू, दर्शनिका एंड खुशबू। डन। और भी कोई आया? मयूर, जल्दी आया करो बेटा, टाइम पे आया करो, क्यों लेट आते हो? खाम का आपकी एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो हमने कल LCR सर्किट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था,
और मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा। LC सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, ये सब हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, है ना। एक बार फिर से इसका रिकैप देख लेते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि LCR में हमने क्या क्या पढ़ के लिया था। ठीक है, फटाक से इसका क्विक रिव्यू लेते हैं। ठीक है, LCR सर्किट में देखो क्या होता था, इंडक्टर होता था, कैपेसिटर होता था और रेजिस्टर होता था। ठीक है, इसको हम ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स के अगेंस्ट कनेक्ट कर देते थे। जैसे हम इसको कनेक्ट करते थे तो इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता था, और करंट का फ्लो होता था तो जो अप्लाइड EMF है तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा, है ना। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस आपका EMF अलग होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस EMF अलग होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट, इन रेजिस्टर द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस। ये हम सबको पता है कि रेजिस्टर के अंदर दोनों की दोनों चीज़ें सेम फेज में चलती है, इसलिए उसका फेजर डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, देखो रेजिस्टर का यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया है, आपका जो करंट है और वोल्टेज है दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। सेम फेज आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इक्वेशन से। करंट की इक्वेशन क्या होती है रेजिस्टर के अंदर? I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, और EMF की इक्वेशन जो होती है वो तो हमारी फिक्स होती है E0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों का फेस एंगल बिल्कुल सेम है। अगर फेस एंगल सेम है तो दोनों वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन इंडक्टर हम सबको पता है कि करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। ठीक है, इंडक्टर में हमेशा जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, तो उसको फेजर डायग्राम में कैसे शो करेंगे? ये हमारा वोल्टेज है, देखो करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से, है ना। तो ये हमने वोल्टेज ऊपर बना दिया, इसका मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है ना। ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, करंट इज लैगिंग और वोल्टेज इज लीडिंग, यू कैन से बोथ द वेज। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज लीड करेगा तो मैंने वोल्टेज को ऊपर बना दिया करंट के रेफरेंस में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर में क्या होता था, आपका करंट लीड करता था वोल्टेज से, है ना। तो वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। तो वोल्टेज लैग करेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, BC वाला पार्ट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हमने फेजर डायग्राम प्लॉट कर दिया। अब VL माइनस VC जब आप करोगे तो दोनों वेक्टर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। देखो अब हमें पता नहीं ना कौन सा वोल्टेज बड़ा है, VL बड़ा होगा तो VL माइनस VC आपका जो पार्ट है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर VC बड़ा होगा तो VL माइनस VC आपका वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अभी अपने माना है VL ग्रेटर है तो VL माइनस VC करोगे तो नेट वेक्टर होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होता है, इसके रिजल्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, आपका जो रिजल्टेंट आएगा EMF, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हमने फेजर डायग्राम बनाया EMF के टर्म्स में। हम फेजर डायग्राम कल जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हमने फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस के टर्म में बनाया था, है ना। तो रेजिस्टेंस के टर्म में भी आप बना सकते हो और पोटेंशियल के टर्म में भी फेजर डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप फेजर डायग्राम बना सकते हो। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे हमने इम्पिडेंस के फॉर्म में फेजर डायग्राम प्लॉट किया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो इम्पिडेंस के फॉर्म में हमने फेजर डायग्राम प्लॉट किया था, XC और XL को प्लॉट किया था और हमें Z की वैल्यू मिली थी, है ना। बात समझ आ रही है? चलो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने EMF के टर्म्स में फेजर डायग्राम को बनाया और नेट EMF यहाँ से निकाला है √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरह से हम इम्पिडेंस भी निकालते थे, अगर आपको याद होगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, इस तरह से हम इम्पिडेंस का वैल्यू निकालते थे। ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता। XL की वैल्यू हम सबको पता है ω/L। अब हम ये सब चीज़ों से काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। XC की वैल्यू हम सबको पता है 1/ωc, है ना। और जब आपका XL और XC दोनों सेम हो जाता था तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या मिनिमम होता था, कोई बता सकता है?
करंट मिनिमम होता था कि रेजिस्टेंस मिनिमम होता था? हु विल टेल? यस, रेजिस्टेंस। हाँ, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, मीन्स आपको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया था 1/LC के बराबर। ठीक है, तो आपका जो इम्पिडेंस था वो मिनिमम आ रहा था और वो रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा था। एट रेजोनेंस की क्या कंडीशन है? योर रेजिस्टेंस इज मिनिमम, इफ रेजिस्टेंस इज मिनिमम देन करंट विल बी मैक्सिमम, है ना, करंट विल बी मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका जो करंट का फ्लो होता है सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ तक हम सबको क्लियर था? यस। अब ये इन्होंने वही चीज़ें खोल खोल के बताई हैं, आप देख लो एक बार। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम कल डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर भी आप इसको रेफ़र कर लो। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेज़र डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने E निकाला था वैसे ही हमने यहाँ पे Z निकाला है, आप देख सकते हो, है ना। Z की वैल्यू क्या आई है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z की वैल्यू इन्होंने यहाँ से निकाल ली। बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। tan phi क्या होता था? देखो phi क्या होता था हमारा? पावर फैक्टर एंगल, है ना। phi को हम क्या बोलते थे? पावर फैक्टर एंगल। और जो हमारा cos phi होता था वो पावर फैक्टर कहलाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको बताए थे जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ से हम tan phi का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, XL माइनस XC/R। ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ये स्पेशल केसेस ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार फिर से आप देख लोगे, है ना। स्पेशल केसेस वही केसेस हैं, मतलब पहली कंडीशन है जब आपका XL XC से बड़ा होगा, है ना। अगर XL XC से बड़ा है ना, तो ओमेगा L 1/ωc से बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो tan phi होगा, है ना, मैं tan phi के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। अगर XL XC से बड़ा है तो आपका tan phi जो होगा वो पॉजिटिव होगा। tan phi अगर पॉजिटिव है तो आपका phi क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, phi विल बी पॉजिटिव। द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय अ फेस एंगल phi एंड द LCR सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, अब tan phi जब आपका पॉजिटिव हो गया तो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया? XL वाला फैक्टर आपका डोमिनेटिंग हो गया। अगर XL वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो गया तो आपका जो करंट होगा वो हमेशा लैग करेगा EMF से बाय अ फेस एंगल ऑफ phi। और जब करंट लैग करता है EMF से तो उसको हम इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? XL डोमिनेट कर रहा है। तो XL जब डोमिनेट करेगा तो LCR सर्किट को कहा जाएगा इट इज़ इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। सिमिलरली केस नंबर 2, जब आपका XC XL से बड़ा होगा, है ना, तो XC अगर बड़ा है तो कैपेसिटर वाला पार्ट आपका डोमिनेट करेगा, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस आपका डोमिनेट करेगा, मतलब 1/ωc ओमेगा L से बड़ा होगा, है ना। तो आपका tan phi क्या हो जाएगा? देखो XL माइनस XC करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा तो phi आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर phi नेगेटिव आ गया तो इससे हमें क्या पता चलेगा? द करंट विल लीड द EMF बाय अ फेस एंगल ऑफ phi। ठीक है, करंट क्या करेगा? लीड करेगा। और अगर करंट लीड करता है, जब करंट लीड करता है तो वो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो LCR सर्किट में आपके तीनों केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला केस जब XL XC से बड़ा होगा तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा, जब XC XL से बड़ा होगा तब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और इस कंडीशन पे आपका जो ओमेगा L है वो 1/ωc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा L का वैल्यू जो होगा 1/ωc के बराबर हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो आपका tan phi क्या हो जाएगा? 0। इस इक्वेशन से देखो, XL माइनस XC करोगे यू विल गेट 0। इफ tan phi is 0 मीन्स योर phi is 0। अगर phi 0 हो गया मतलब आपका इन फेज हो जाएगा, है ना। द करंट एंड EMF आर इन फेज, और इन फेज जब हो जाते हैं करंट और EMF तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। तो इम्पिडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF,
है ना। इम्पिडेंस देखो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इम्पिडेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा सर्किट कैसा हो गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए इम्पिडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर। और जब रेजिस्टेंस के बराबर आपका इम्पिडेंस हो जाएगा तो वो ओमेगा के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। ओमेगा पे डिपेंड अगर नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं द इम्पिडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। मतलब आपका जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ जो है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, उस पर इम्पिडेंस आपका डिपेंड नहीं करेगा, उसके ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो LCR सर्किट विल प्योरली बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, आपका जो LCR सर्किट होगा वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो दीज 3 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आता है तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के सबसे पहले आप क्या करोगे, अब एक मेथोडोलॉजी आपको बता देता हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। जैसे सपोज करो आपके पास LCR का कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें इतनी बात तो पता चल गई कि इन 3 केसेस में से ही कोई केस पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले आप XL का वैल्यू निकाल लो, है ना। ओमेगा आपको पता होगा, है ना, XL का वैल्यू ओमेगा L है। XC का वैल्यू आप निकाल लो विच इज़ 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, दोनों का वैल्यूज़ आप निकाल लो। जैसे ही आप दोनों की वैल्यूज़ निकालोगे, एक मिनट, जैसे ही आप दोनों की वैल्यूज़ निकालोगे, XL का वैल्यू और XC का वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे, फिर दोनों को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करके देखो कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ना। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेजोनेंस कंडीशन पे पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो हमें XL का वैल्यू सबसे पहले निकालना है, फिर XC का वैल्यू निकालना है। ये क्या हो रहा है ना। XL का वैल्यू निकालो, XC का वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, फिर दोनों में से जो फैक्टर आपका डोमिनेट करेगा, है ना, दोनों में से जो भी फैक्टर आपका डोमिनेट करेगा, फिर उस कंडीशन के थ्रू आप अप्लाई करोगे, है ना। जैसे मान लो XL वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो नेट इफेक्टिव सर्किट होगा वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। तो बस फिर आप सीधा इम्पिडेंस निकालो। XL अगर डोमिनेट कर रहा है तो इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड करो। सिमिलरली XC अगर डोमिनेट कर रहा है तो फिर इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड करो। और अगर दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो आपको इम्पिडेंस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इम्पिडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इम्पिडेंस की वैल्यू डायरेक्टली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको इम्पिडेंस निकालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो तीनों केसेस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यस, इसमें किसी कोई डाउट, यस और नो, यहाँ तक सब क्लियर हो? बहुत बढ़िया, है ना। अब आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इन एसी सर्किट विद LCR, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, एक बार फिर से एक बार देखेंगे। और क्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस कर्व एंड क्यू फैक्टर, ये क्यू फैक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो। तो रेजोनेंस की कंडीशन हम सबको पता है ना। जल्दी से मेरे साथ बोलते जाओ, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, याद हो जाएंगी तो आपको एग्ज़ाम में स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है 10 बार मैं बोल चुका हूँ, XL इज इक्वल टू XC। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ ये सवाल, है ना। रेजोनेंस, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, XL इज इक्वल टू XC। व्हाट इज़ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू √1 अपॉन LC। ओमेगा पता चल जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे हुए एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा वैसे आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल दोगे, है ना। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपका ओमेगा 1 अपॉन √LC के बराबर है तो इस पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेंस पे और क्या होता है, आपका tan phi 0 हो जाता है, फेस एंगल 0 हो जाता है, मतलब दोनों के दोनों करंट और रेजिस्टेंस आपके सेम फेज में आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जो रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है, वो मिनिमम हो जाता है
और उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर, ठीक है। इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम हो जाता है और इम्पिडेंस का वैल्यू आर के बराबर हो जाता है, जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर। और अगर हमें पता है अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर, ठीक है। दिस विल बी योर मैक्सिमम करंट, इम्पिडेंस इज मिनिमम, करंट इज योर मैक्सिमम। तो ये आप ऐसा मान के चलो कि ये जो रेजोनेंस है इस पे एक आध क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, और एग्ज़ाम में या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, और अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा तो LCR सर्किट पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर 4 मार्क का कोई न्यूमेरिकल फ्रेम होता है तो वो LCR सर्किट से फ्रेम होगा, और अगर 1 मार्क के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो यहाँ से आपको छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखो वही पॉइंट बताया गया, द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। इम्पिडेंस इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम, दिस कंडीशन इज नोन एज योर रेजोनेट कंडीशन ऑफ द LCR सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेट कंडीशन। रेजोनेट कंडीशन पे आपका XL XC के बराबर हो जाता है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है, करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, फेस एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए, रेजोनेंस कंडीशन के लिए, ठीक है। एट रेजोनेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/√LC के बराबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC एंड फ्रीक्वेंसी इज योर 1/2π√LC। These both equations are also very important. आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो यही रिलेशंस बार बार आप यूज़ कर रहे हो, इससे बाहर कोई भी रिलेशन नहीं आया होगा रेजोनेंस कंडीशन के लिए, ठीक है। दिस कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज रेजोनेंट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। Q फैक्टर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है। What do you mean by this quality factor, है ना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलेट हो जाए, कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओ यहाँ से। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड upon energy lost per cycle, energy lost per cycle। अब होता क्या है ना, जब हम LCR सर्किट लगाते हैं, पहले मैं वाइट बोर्ड ले लेता हूँ फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। जब हम LCR सर्किट लगाते हैं, ठीक है, तो LCR सर्किट में देखो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है और रेजिस्टर भी होता है, ठीक है। तीनों कंपोनेंट्स को हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, दिस इज योर L, दिस इज योर C एंड दिस इज योर R। अब जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर का काम होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है। मैंने आपको बताया था इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। इंडक्टर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्म में, है ना। और कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और रेजिस्टर के पास क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे ये जो करंट होता है, IRMS करंट यहाँ से पास होता है, जो RMS करंट पास होता है यहाँ से ऑल्टरनेटिंग, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इस कॉइल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इस इंडक्टर में एनर्जी कुछ स्टोर होती है। सिमिलरली कैपेसिटर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो हर साइकिल में ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है और रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। लॉस एनर्जी यहाँ से हो जाती है, रेजिस्टेंस के थ्रू तो आपकी एनर्जी लॉस होती है ना, I² के फॉर्म में, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, IRMS² × R, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होता है।
है ना, वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें इस क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना पड़ा जब भी हम LCR सर्किट को स्टडी करते हैं। तो भाई एक पैरामीटर ऐसा डिफाइन करना पड़ता है जो एनर्जी के लॉस को और एनर्जी के स्टोर को रिलेट कर सके, है ना। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो एनर्जी के लॉस को और एनर्जी के स्टोर को रिलेट करता है। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, है ना। तो क्वालिटी फैक्टर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, which is defined as energy stored in a circuit to the energy lost per cycle। इसकी डेफिनेशन क्या है देखो इस तरीके से, energy stored in a circuit, energy stored in a circuit to energy lost in a circuit, energy lost in a circuit per cycle at resonance। अब ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं। हम किस पे क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे? रेजोनेंस पे। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्यों मैंने रेजोनेंस पे बात करी? क्योंकि रेजोनेंस पे आपका जो इम्पिडेंस होता है, अभी अभी हमने देखा रेजोनेंस पे जो इम्पिडेंस होता है वो मिनिमम होता है ना। रेजोनेंस पे इम्पिडेंस मिनिमम होता है और उसका वैल्यू होता है R के बराबर। और हम सबको पता है रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो लॉस होने का, जो एनर्जी लॉस होने का चांस है वो भी मैक्सिमम है ना। जब करंट मैक्सिमम होगा इस सर्किट में तो यहाँ से जो लॉस होगा पावर का, वो लॉस भी आपका मैक्सिमम कहलाएगा ना। तो इसलिए हम रेजोनेंस पे बात करते हैं जनरली, है ना। एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्योंकि करंट मैक्सिमम होता है तो इससे ज़्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता ना। जब करंट मैक्सिमम हो गया तो I2R आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये आपका पावर का लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम रेजोनेंस पे जो एनर्जी लॉस्ट इन अ सर्किट पर साइकिल एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो नहीं सकता, है ना। उससे ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो नहीं सकता। तो अब हम क्वालिटी फैक्टर को फिर से अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखो इधर, अब आप स्लाइड पे आ जाओ और क्वालिटी फैक्टर को बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो रेजोनेट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को रिलेट किया गया है, रेजोनेट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, है ना। रेजोनेट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, देखो दोनों चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे, रेजोनेट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब ये डायग्राम को देखो, हमने एक्स एक्सिस पे ओमेगा को प्लॉट किया है। ओमेगा क्या है? आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं यहाँ से, ये ओमेगा जो हम कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वर्सेस करंट, है ना। इस पे हमने कुछ ग्राफ प्लॉट किया करंट वर्सेस ओमेगा का। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कर्व है। ये पहली रेजोनेंस कंडीशन है, R1 बताया गया, देखो यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन। This is your second resonating condition and this is your third resonating condition, ठीक है। फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन, सेकेंड रेजोनेटिंग कंडीशन एंड थर्ड रेजोनेटिंग कंडीशन, तीनों हमने कर्व्स को प्लॉट किया। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखो, एक जो R3 वाले कंडीशन है, R3 वाला जो कर्व है उसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है। देखो R3 वाले का कर्व का विड्थ ज़्यादा है, जैसे R2 का वाला कर्व है उसका विड्थ थोड़ा कम हो गया, है ना। मतलब जैसे जैसे आपकी पीक की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका पीक सबसे हाई है तो इसका स्प्रेड बहुत कम होगा, एक्स एक्सिस पे जो इसका स्प्रेड है बहुत कम होगा। जैसे जैसे पीक वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका स्प्रेडनेस इंक्रीज होता जा रहा है ना। इसका जो स्प्रेडनेस है एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने ओमेगा को प्लॉट किया वो, ठीक है। तो इसकी जो, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। जैसे जैसे आप R1 कर्व की तरफ प्रोग्रेस करते जाओगे वैसे वैसे बैंडविड्थ कम होती जा रही, और जैसे जैसे R3 कर्व की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज होती जा रही है। बैंडविड्थ मतलब ये जो
एक्स एक्सिस पे इसका जो स्प्रेडनेस है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये आपकी मैक्सिमम करंट है, आई नॉट मैक्सिमम फॉर दिस R1 कर्व, है ना, और ये आपकी ओमेगा आर है, मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हमें सबको पता है कि जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो करंट मैक्सिमम होता है। तो हमने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए 3 डिफरेंट कर्व्स को प्लॉट किया। ठीक है, तो ये पहला कर्व है, इसका जो IRMS होगा हम सबको पता है, विच इज आई नॉट मैक्स बाई √2, इधर कहीं लाई करेगा। RMS करंट इज आई नॉट बाय √2। ठीक है, तो इस RMS करंट के लिए हमें अब 2 ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। एक तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम होगी और एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर RMS करंट के लिए हमें 2 ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। वन इज योर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, अनदर इज योर ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह सभी कर्व्स के लिए होगा, ये मैंने आपको पहले वाले कर्व के लिए बताया। इसी तरह से सेकेंड कर्व के लिए भी होगा। सेकेंड कर्व की पीक वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे लाई करेगी। फिर इसकी भी RMS वैल्यू इसके नीचे कहीं लाई करेगी, और उसकी RMS वैल्यू के लिए अगेन यू विल गेट द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। वन इज लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, अनदर इज ग्रेटर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तीनों कर्व्स के लिए आपका देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है, ओमेगा आर, है ना। तो इनका जो स्प्रेड होता है ना, अब इनका जो स्प्रेड होता है इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं? देखो इधर, बैंडविड्थ कितना होगा? बैंडविड्थ का मतलब होता है जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब रेजोनेंस से भी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी जा रही है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? देखो इधर, एक मिनट मुझे पेन लेने दो। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमें RMS करंट पे 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिली है, एक यहाँ पे मिली है और एक यहाँ पे मिली है। एक ओमेगा आर से थोड़ी ज़्यादा है, जिस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और एक ओमेगा आर से कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, विच इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। दिस इज नोन एज बैंडविड्थ, विच इज द डिफरेंस इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ रही है? और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमने कौन सी करंट पे लिया है? RMS करंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, पीक वैल्यू पे तो आपको एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, 2 मिलने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जो हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इस पे हमें एक ही करंट मिलती है और वो मैक्सिमम करंट होती है, और वो मैक्सिमम करंट आपकी ये है। लेकिन जब आप RMS करंट निकालोगे तो RMS करंट ऑब्वियसली मैक्सिमम से थोड़ी कम होगी, और इस करंट पे हमें, जब हम कर्व पे प्लॉट करेंगे इस करंट को, तो हमें 2 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मिलेगी। एक जो ओमेगा आर से थोड़ी सी कम होगी, ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी, इसलिए मैंने इसको डेल्टा से शो किया। और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा आर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके और इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगी। RMS करंट के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा से लेके ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, है ना। इसलिए हमने जो बैंडविड्थ कैलकुलेट किया है 2 डेल्टा ओमेगा, दिस, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। बात समझ आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर हो? बैंडविड्थ तक? यस, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। देखो एक बार डायग्राम फिर से देखो। हमने ओमेगा वर्सेस आई प्लॉट किया 3 डिफरेंट कंडीशन पे। तो मैक्सिमम करंट पे हमें देखो क्या मिला? मैक्सिमम करंट पे हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिली। फिर हमने RMS करंट निकाला, विच इज आई नॉट बाई √2। इस कंडीशन पे हमें 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली, एक जो ओमेगा आर से थोड़ी कम और दूसरी जो ओमेगा आर से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें बैंडविड्थ का वैल्यू पता चल गया। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यस,
जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे को। बैंडविड्थ तक किसी को कोई दिक्कत? एवरीवन क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब आ जाओ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? ओमेगा आर, है ना, ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना है? 2 times ऑफ डेल्टा ओमेगा। दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। यू कैन डिफाइन लाइक दिस ऑल्सो। It can also defined as the ratio of potential drop across either the inductance or the capacitance to the potential drop across the resistance. इसकी 3-4 डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई कि एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है और एनर्जी लॉस कितनी हो रही है। अब हम सबको पता है, देखो एनर्जी स्टोर किस में होगी? या तो कैपेसिटर में स्टोर होगी या तो इंडक्टर में स्टोर होगी, है ना। तो इसलिए आप क्वालिटी फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। It is the ratio of potential drop across either the inductance or the capacitance. किसी भी एक के अक्रॉस आप पोटेंशियल का ड्रॉप ले लो, या तो इंडक्टेंस के अक्रॉस ले लो या कैपेसिटेंस के अक्रॉस ले लो, और उसको रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप से डिवाइड कर दो, तो वहाँ से भी आपको क्वालिटी फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज योर VL अपॉन VR, है ना। तो 3 डेफिनेशन आपको बता दी। पहली डेफिनेशन क्या बताई थी? एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल एट रेजोनेंस। दिस इज ऑल्सो क्वालिटी फैक्टर। सेकेंड इज इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेजोनेट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, एंड थर्ड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज VL अपॉन VR और VC अपॉन VR। आप किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर क्वालिटी फैक्टर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो सेकंड वाली डेफिनेशन फिर से बताओ ना। सेकंड वाली डेफिनेशन फिर से बताता हूँ। सेकंड वाली कौन सी? अच्छा, ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ये वाली, यस सर, है ना। देखो रेजोनेंस पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओमेगा आर। ठीक है, हम सबको पता है रेजोनेंस पे एक ही फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है और इस मैक्सिमम करंट पे हमें फ्रीक्वेंसी का एक ही वैल्यू मिलता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इट इज़ अ परफॉर्मेंस फैक्टर। इट इज़ अ परफॉर्मेंस फैक्टर मतलब एक हमें फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा आर, और इसका जो फ्लक्चुएशन है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा से ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा तक। ठीक है, जैसे आप एफिशिएंसी निकालते थे ना, एफिशिएंसी आपको पता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, इस तरह से हम डिफाइन करते थे। तो रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस पे हमें एक ही आउटपुट मिलता है, दैट इज ओमेगा आर। तो हमने यहाँ पे आउटपुट के डिफाइन कर दिया ओमेगा आर। अब जो हमारा इनपुट है, इनपुट हमेशा जो हमारा जो सर्किट में इनपुट होता है वो RMS करंट के फॉर्म में होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे आपका कैसा भी सर्किट हो, जो हमारा सोर्स होता है उसमें से जो करंट निकलती है वो हमेशा RMS करंट निकलती है। तो हमारा जो इनपुट जो होता है ना बेटा, वो हमेशा RMS करंट के फॉर्म में होता है। तो इनपुट हमारा RMS करंट के फॉर्म में होता है, तो इनपुट पे हमें 2 फ्रीक्वेंसीज मिल रही है ना, एक तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा और एक ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो मैं इन दोनों में से किसको कंसिडर करूं? तो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो दोनों का डिफरेंस ले लिया तो मुझे क्या मिल गया? 2 times ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक एफिशिएंसी। दिस इज योर आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस विच इज ओमेगा आर, एंड इनपुट हम क्या देते हैं? RMS करंट। हम कभी भी मैक्सिमम करंट इनपुट नहीं देते। हमारे जो सर्किट में करंट का फ्लो होता है वो हमेशा RMS करंट होता है ना। तो RMS करंट अगर आपका फ्लो हो रहा है तो इस RMS करंट पे हमें फ्रीक्वेंसीज की 2 वैल्यू मिल रही है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जब मैंने कंसिडर किया तो मुझे नेट इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि इस इनपुट पे जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने उससे उसको डिवाइड किया। तो इट इज़ नथिंग बट योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट।
ठीक है, एंड आउटपुट अपॉन इनपुट इज योर क्वालिटी फैक्टर। बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। है ना। फिर हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपकी स्टोर हो रही है और कितनी एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। उससे भी आपको क्वालिटी फैक्टर ही मिलेगा ना, मतलब उस सर्किट का परफॉर्मेंस पता चलेगा। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर इज सेइंग अस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट। तो परफॉर्मेंस आप एनर्जी से भी निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, और परफॉर्मेंस आप पोटेंशियल ड्रॉप के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है उसके टर्म्स में भी आप परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट वेज आपको बताए गए, चाहे आप एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, या आप ओमेगा के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, या फिर आप पोटेंशियल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो दीज आर 3 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस LCR सर्किट, and the factor by which we are calculating this performance is known as your quality factor. Clear हो गया सबको? Yes. So this is very important. और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, पावर। हाँ, पावर तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में देखो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स रह गए। एक पावर वाला टॉपिक रह गया हमारा, है ना, और पावर के बाद फिर हमारा ट्रांसफार्मर है ना। ये 2 टॉपिक्स आपके अब रिमेनिंग है। एक तो पावर इन AC सर्किट, इसमें LC ऑसिलेशन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। और उसके बाद हमारा मेन जो रहता है वो ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। बस उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश है ना। AC जनरेटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। देखो AC जनरेटर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा दिया था, तो AC जनरेटर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा फिर से। AC जनरेटर का वही प्रिंसिपल है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो हमारे 2 टॉपिक्स मोटे मोटे रिमेनिंग है, वन इज़ योर पावर एंड अनदर इज़ योर ट्रांसफार्मर। तो इसको हम कवर करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप नोट्स वगैरह सब रेडी कर लेना, जो भी नोट्स आपके बने हैं वो सारे आप अच्छे से बना के रख लेना। क्लियर है सबको? ओके।